हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्विज्ञानम। आज से हम शल्य तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एनसीआईएम सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू शल्य तंत्र, यानी कि शल्य तंत्र का परिचय, और दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ सर्जरी। अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ शल्य, यानी कि शल्य की परिभाषा। कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे शरीर में शीघ्र ही प्रवेश कर हमारे शरीर में हिंसा उत्पन्न करती है, यानी हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करती है, अथवा शरीर में रुझा उत्पन्न करती है, यानी कि पेन उत्पन्न करती है, उसे हम शल्य कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ शल्य तंत्र, शल्य तंत्र की परिभाषा। आचार्य सुश्रुत ने शल्य तंत्र की परिभाषा बताते हुए कहा है कि सर्व शरीराबाधकरम शल्यम तद ही उपदिश्यत इत्यतः शल्य शास्त्रतम। आचार्य सुश्रुत ने अपने 26वें अध्याय और 4थे श्लोक में इसकी परिभाषा बताते हुए कहा है कि जिस तत्व से समस्त शरीर में बाधा या फिर पीड़ा उत्पन्न होती है उसे हम शल्य कहते हैं। अर्थात जिस शास्त्र में ऐसे शल्य तत्वों की चिकित्सा बताई जाए वह शल्य तंत्र होता है। यहाँ तंत्र का अर्थ होता है विद्या या शास्त्र या फिर नॉलेज। विस्तृत रूप से कहा जाए तो ऊपर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि शल्य ऐसी वस्तु है जो शीघ्र ही शरीर में प्रवेश कर हिंसा उत्पन्न कर रुझा उत्पन्न करती है। तो कुछ इस प्रकार से शल्यों का वर्णन है, जैसे कि तृण, काष्ठ, पत्थर, धूलि, लौह, अस्थि, केश, नख, पूय, स्राव आदि। ये सभी शल्यों को निकालने के लिए बहुत सी विधियां बताई गई हैं, जैसे कि यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म। इनकी जानकारी तथा व्रण की अवस्थाएं, यानी कि आम, पच्यमान, पक्वमान निर्धारित की जाती है, उसे शल्य तंत्र कहा जाता है। अब हम शल्य तंत्र की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, यानी कि शल्य तंत्र का महत्व क्या होता है, हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी जिसे हम शल्य तंत्र पढ़ते हैं। पहला इम्पोर्टेंस है सद्यो व्रण चिकित्सा, यानी कि एमरजेंसी वुंड केयर। यदि कभी युद्ध की परिस्थिति में बाह्य या आंतरिक तरीके से चोट लग जाने पर उसका शीघ्र ही उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस शीघ्र उपचार के लिए इमरजेंसी वुंड केयर की आवश्यकता हमें पड़ती है। जैसे कि भग्न हड्डियाँ, यानी कि लड़ाई करते समय अगर हड्डियाँ अलग हो गई हैं या उनमें बोन में फ्रैक्चर हो गया है, रक्तस्राव यानी कि ब्रेन हैमरेज, कोष्ठ स्थित व्रण, यानी कि मान लीजिए आपको कभी अल्सर हो गया है, तो उन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इमरजेंसी वुंड केयर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, आशुकारी चिकित्सा, यानी कि क्विक एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। शल्य चिकित्सा द्वारा रोगों का तीव्र एवं प्रभावी उपचार। कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है कि हम कुछ औषधियों का सेवन करते हैं, बट हमें उस औषधियों से ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता। वहाँ पर हमें क्विक एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, विविध तकनीकी चिकित्सा, यानी कि डाइवर्स सर्जिकल टेक्निक्स। यहाँ हम यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। यहाँ रोगों की और रोगी दोनों की प्रकृति की आवश्यकता अनुसार ही हम इस विधि का चयन करते हैं। चौथा, औषधि विफल होने पर चिकित्सा। यहाँ नाम से ही समझ में आता है विफल, यानी कि औषधि का असफल होना। अर्थात यहाँ हम जब औषधियाँ असफल हो जाती हैं तो वहाँ हम शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। चरक संहिता में इसका उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है। पांचवा, रोगों का समूल निवारण, यानी कि
जो रोगों के मूल हैं, उनका जो रूट है, उन्हीं को अगर हम हटा दें तो हम चिकित्सा कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इस चिकित्सा को करने के लिए अग्निकर्म का वर्णन किया है। अग्निकर्म करने से हमारे जो बीमारियों के रूट्स होते हैं, रोगों के रूट्स हैं, उन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। छठवां, गंभीर रोगों की चिकित्सा यानी कि मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। ऐसे बहुत से रोग हैं जिनमें हम विभिन्न प्रकार की औषधियों का निरंतर सेवन करते हैं, लेकिन हमें उन औषधियों से कोई लाभ नहीं हो पाता। वहाँ पर हमें मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस करना पड़ता है, जैसे कि मूत्र रुकावट, रिटेंशन ऑफ द यूरिन, बदगुद उदर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इनका इलाज केवल शल्य से ही संभव होता है, औषधियों से उनको कोई लाभ नहीं पहुंचता। रचनात्मक चिकित्सा, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण, नासिका, कर्ण, ओष्ठ संधान आदि विकृतियों के सुधार में सहायक। रचनात्मक चिकित्सा में जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी इसका उपयोग किया जाता है। आठवां, यशप्रद चिकित्सा, प्रेस्टिजियस प्रोफेशन। रोगों की त्वरित राहत से चिकित्सक को यश और सम्मान प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होता है। यशप्रद चिकित्सा के अंतर्गत बताया जाता है कि यदि अगर किसी भी रोगी को अत्यधिक कष्ट है और वो बहुत दिनों से रोगों से ग्रस्त होता है, तो उसकी चिकित्सा अगर की जाती है शल्य तंत्र से, तो उसे अत्यधिक तुरंत लाभ प्राप्त होता है, अर्थात वह सदैव ही शल्य चिकित्सक के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखता है। इस प्रकार शल्य चिकित्सक को यश की प्राप्ति होती है तथा धन का भी लाभ प्राप्त होता है। अब हम क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सर्जरी फ्रॉम एंशिएंट टू प्रेजेंट एरा के बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट एरा, प्री हिस्टोरिक टाइम। यहाँ पर ट्रिपेनेशन, स्कल ड्रिलिंग प्रैक्टिस की जाती थी। एंशिएंट एरा, यहाँ प्री हिस्टोरिक टाइम में ट्रिपेनेशन यानी कि स्कल ड्रिलिंग की प्रैक्टिस की जाती थी। एंशिएंट एरा में यहाँ पर इजिप्ट में एडविन स्मिथ पैपिरस डिस्क्राइब किए थे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को। इंडिया में आचार्य सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी प्रैक्टिस करते थे। ओवर 300 प्रोसीजर्स उन्होंने किए हुए थे। ग्रीस और रोम में हिप्पोक्रेट्स, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, एंड गैलन ने मेडिकल फाउंडेशन को लेड किया था। मेडिएवल एरा, यूरोप में सर्जरी रीग्रेस्ड यानी कि सर्जरी बहुत कम प्रैक्टिस की जाती थी। परफॉर्म्ड बाय बार्बर सर्जन, यानी कि यूरोप में मुख्य रूप से एक ही सर्जन फेमस थे जो कि बार्बर सर्जन थे। अदरवाइज वहाँ पर सर्जरी बहुत ही कम प्रैक्टिस की जाती थी। इस्लामिक वर्ल्ड में अल जरहवी ने सर्जिकल टूल्स एवं टेक्निक को इन्वेंट किया था। रिनेसेंस एंड एनलाइटमेंट, विसेलियस ने एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए ह्यूमन डाइसेक्शंस का प्रैक्टिस किया था। पेयर ने लाइगेचस को यूज़ किया था अदर देन कॉटोराइजेशन। कॉटोराइजेशन का अर्थ होता है जैसे कि आयुर्वेद में हम अग्निकर्म को जानते हैं, वैसे ही मॉडर्न में उसे कॉटोराइजेशन कहते हैं। इसमें जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उन्हें अग्निकर्म के द्वारा बाहर किया जाता है। राइज ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एनाटॉमिकल स्टडी। 19th सेंचुरी में एनेस्थीसिया इन्वेंट हुआ था ईथर और क्लोरोफॉर्म से। इसमें एनेस्थीसिया लगाने से
पेन फ्री सर्जरी पॉसिबल हो पाती है। यदि कोई भी मेजर ऑपरेशन होता है उस समय सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। दूसरा, एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी में इन्फेक्शंस जो होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं और जो आउटकम हमें प्राप्त होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। 20th सेंचुरी में एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन हुआ। एंटीबायोटिक के सेवन से हमें सर्जिकल इन्फेक्शन से राहत मिलती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट 1954 में हुआ था। लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी के एक इन्वेसिव टेक्निक है जो मिनिमली इंट्रोड्यूस होता है। इसमें कट्स बहुत कम पाए जाते हैं और इसका जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। 21st सेंचुरी, रोबोटिक सर्जरी, ये प्रिसाइज होती है और ये भी मिनिमली इन्वेसिव होती है। अदर जो टेक्निक्स या सर्जरीज प्रैक्टिस की जाती हैं वो हैं 3D प्रिंटिंग, AI सर्जरी, टेली सर्जरी। ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सर्जरी में इन्वॉल्व होती हैं। ये सभी लेटेस्ट सर्जरी हैं जो अभी मॉडर्न एरा में प्रैक्टिस की जा रही हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन्स में हम स्टेम सेल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग का प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप सभी को NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग शल्य तंत्र के पहले चैप्टर के 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।